नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो पिछली बार सर हमने बात की थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में एंड मोटा-मोटा हमें ये पता चला था कि आफ्टर लेट्स से मतलब 2011-12 के बाद में तो अंडरवर्ल्ड का एज सच जो शूटआउट्स होते थे या गैंग वॉर्स होते थे, वो सब कुछ मुंबई में ऑलमोस्ट बंद हो गया था। बट अब फिर से ये रिटर्न हो रहा है एंड एक नाम है जो पूरे देश में सब लोग अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और उसकी बिश्नोई गैंग। एक्चुअली ये इंसान है कौन? हम बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है अभी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो हुआ है उसके हुँ। बारे में बात करेंगे। बट लॉरेंस बिश्नोई सडनली ये एक नाम सामने आने लगा है, सलमान खान को इसने बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है कौन ये इंसान एग्जैक्टली exactly? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है, मेरी नज़र में आज की तारीख में भारत के भीतर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। अगर एनआईए के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आधिकारिक डॉक्यूमेंट की बात करें तो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने तो ये लिखा है कि इसके 750 जो है सदस्य हैं पूरे देश भर में। राइट। तो इतने ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये काम कर रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम कुछ और है। लॉरेंस बिश्नोई उसका अपनाया गया नाम है। बलकरन ब्रार। जी, बिल्कुल, बलकरन ब्रार उसका नाम है। और इसके पिता जो है हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे और ये अच्छी खासी फैमिली से था, ये अच्छी खासी खेती-पाती थी इनके पास में। ये अपने कॉलेज के दिनों में ही महँगे कपड़े पहनता था, महँगे जूते, घड़ियाँ वगैरह जो है इसको शौक था और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन इसकी अपराध जगत में एंट्री हुई साल 2008 से। जब ये कॉलेज गया पंजाब यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर उसने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में एंट्री की। तो वहीं से जो इलेक्शंस होते थे, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जो संगठन था उसके लिए जो चुनाव होते थे, तो उसी के चक्कर में जो है जो इंटरनल राइवलरीज होती थी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के बीच में, ये उसमें इन्वॉल्व हो गया। और फिर इसमें पहले किसी की हत्या की कोशिश या किसी को डराना धमकाना और फिर बाद में हत्याओं के भी मामले में शामिल हो गया। इसके खिलाफ कुल जो 84 मामले दर्ज हैं, उनमें से अकेले 18 मामले तो इसके छात्र जीवन के हैं, जब ओके। ये स्टूडेंट हुआ करता था। ओके। और 2014 में इसने अपने एक राइवल स्टूडेंट लीडर की हत्या कर दी थी। और 2014 में राजस्थान के सालासर बालाजी के मंदिर के पास जाते वक्त जो है पुलिस पिकेट के पास में इसका एनकाउंटर हुआ, वहाँ पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, जिस दौरान ये क्राइम वर्ल्ड में सक्रिय था उस दौरान ये पढ़ाई भी कर रहा था, दिलचस्प बात ये है। और ये एक लॉ का ग्रेजुएट है, इसने एलएलबी कर रखी है, लीगल नॉलेज भी है इसको। अब बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक शख्स जो कि बीते 10 सालों से जेल के भीतर है, वो सलाखों के पीछे रहते हुए भी अपने गैंग को चला रहा है, अपने गैंग को बढ़ा रहा है, अपने गैंग के लिए शूटर्स रिक्रूट कर रहा है और जेल के भीतर बैठकर बाहर हिट्स ऑर्डर कर रहा है, लोगों को मरवा रहा है। कई बड़े लोगों को उसने मरवाया, ऐसा आरोप है उसके ऊपर। सिद्धू मूसेवाले का नाम, सबसे ज़्यादा बाबा सिद्दीकी, सलमान खान के घर पर फायरिंग। और करीब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में करीब 30 के आसपास मर्डर्स इसी के गैंग के ऊपर जो है आरोप लगे हैं। इसके साथी भी हैं, काला जठेरी नाम का एक इसका साथी था जो अब शायद उससे अलग हो गया है। गोल्डी ब्रार इसका साथी है और भी इसके साथी हैं। तो इन सारे लोगों के साथ में मिलकर ये अपना गिरोह चलाता रहा है और इस तरह से संगठित अपराधों को जो है अंजाम देता रहा है। बट सर ये मतलब बहुत एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर है अगर हम अंडरवर्ल्ड की दुनिया को देखें, क्योंकि किसी का ये हीरो बन चुका है, किसी का ये मॉडर्न डे भगत सिंह बन चुका है। एक देश ने, कनाडा नाम भी ले लेते हैं, कनाडा ने तो बोल ही दिया कि ये इन्वॉल्व है बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें। इनफैक्ट एनआईए ने कहा था कि इसका बहुत एक मतलब क्लोज रिलेशनशिप है विथ गोल्डी ब्रार, एंड गोल्डी ब्रार के तो कनेक्शंस है बब्बर खालसा ग्रुप के साथ में, विच इज़ अ प्रो खलिस्तानी ग्रुप। तो ये चल क्या रहा है? मतलब ये देशभक्त वाला डॉन वो फिर से एक वो जो नैरेटिव पहले चला था वही वापस से आ रहा है। बट देन अगेन इसमें तो कई सारे एंगल्स भी है। एनआईए एक जगह पे बोल रहा है कि इसके प्रो खालिस्तान कनेक्शंस है, वहीं दूसरे और मीडिया में या सोशल मीडिया पे इसे देशभक्त की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है और बहुत ही उलझी हुई इसकी कहानी है कि एक तरफ इसके ऊपर यह आरोप है कि ये
खालिस्तानियों को मरवा रहा है, जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनकी हत्याएं करवा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग इसके गैंग के सदस्य भी हैं जो कि खालिस्तान समर्थक हैं। तो इसकी कहानी बड़ी ही विचित्र है कि या तो आप खालिस्तानी विरोधी हैं, खालिस्तानियों को खत्म कर रहे हैं, या फिर आप खालिस्तानी समर्थक हैं। तो ये कुछ कहानी जो है समझ नहीं आ रही, बड़ा ही विचित्र केस है। अब जहाँ तक का जो है एक हिंदुत्ववादी डॉन के तौर पर खुद को पेश करने का सवाल है, या फिर जैसे इसने कहा कि सलमान खान बिश्नोइयों से माफ़ी मांगे नहीं तो सलमान खान की हत्या कर दी जाएगी, तो बिश्नोइयों का समर्थन हासिल करने की कोशिश इसने की, उनका हीरो बनने की कोशिश की। अब ये क्यों होता है? देखिए, ये गैंग्स ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। दे आर नॉट जस्ट मनी ड्रिवन क्रिमिनल्स, दे ऑल्सो वर्क फॉर सम कॉज। ये हमने 90 के दशक में मुंबई में भी देखा। मुंबई में जब 12 मार्च 1993 का बमकांड हुआ, तो उस बमकांड के बाद सीबीआई और मुंबई पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जब वो आरोपी जेल से बाहर छूटते थे, तब छोटा राजन के शूटर उन्हें गोलियों से भून देते थे। ऐसे करीब 6 से 7 लोगों की हत्याओं का आरोप छोटा राजन गिरोह पर लगा। उसके बाद छोटा राजन गिरोह की ओर से जिम्मेदारी ली जाती थी कि ये लोग देशद्रोही थे, इसलिए हमने इनको मारा। तो अपने आप को एक देशभक्त, एक पैट्रियोटिक डॉन पेश करने की कोशिश कर रहा था छोटा राजन। ये जताने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ वो पैसे के पीछे नहीं भागता। उसी तरह से दाऊद इब्राहिम के गिरोह को ले लीजिए, उसने भी खुद को मुस्लिम डॉन बनाने की कोशिश की। दाऊद इब्राहिम मुसलमानों का खैरख्वाह बनने की कोशिश कर रहा था, उनका एवेंजर बनने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए आईएसआई ने उसका इस्तेमाल किया मुंबई में बम धमाके करने के लिए। इसके बाद मुंबई दंगों में जिन शिवसैनिकों को श्री कृष्ण कमीशन ने आरोपी बताया था, ऐसे शिवसैनिकों की हत्या करवाना डी कंपनी ने शुरू कर दिया। कई सारे शिवसैनिक आप 90 के दशक में देखेंगे जिनको कि छोटा शकील के शूटरों ने मारा। तो होता यह था कि एक तरफ छोटा राजन का गिरोह बमकांड के आरोपियों को मारता था, तो तुरंत दाऊद इब्राहिम का गिरोह शिवसैनिकों को मारता था। दोनों तरफ से यह जताने की कोशिश होती थी कि हम सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, हम किसी मकसद के लिए भी काम कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट मनी ड्रिवन क्रिमिनल्स। और उसके बाद अभी जब छोटा राजन वगैरह गिरोह की कमर टूटी, उसके बाद इनसे अलग होने वाले जो कुछ गिरोह थे वो भी यही पैटर्न अपनाने लगे। फॉर एग्जांपल रवि पुजारी क्या करता था कि जो बमकांड के आरोपियों के वकील हैं उनको निशाना बनाए। मजीद मेमन सीनियर वकील जो कि बमकांड के आरोपियों का जिन्होंने शुरुआती वक्त में केस लड़ा था, एक दिन रवि पुजारी ने उनके ऊपर फायरिंग करवा दी उनकी गाड़ी पर, और फिर बाद में मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैंने वो देशद्रोही के वकील के ऊपर फायरिंग की, बच गया वो, मेरे शूटरों ने फायरिंग की, मेरे छोकरे लोग ने उसके ऊपर फायरिंग की, वो बच गया। तो क्या जताना चाहता था कि मैं भी देशभक्त हूं, वही छोटा राजन वाली स्टाइल। राइट। तो ये एक इमेज बिल्डिंग के तहत किया जाता है। अभी देखिए ना, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो उसके बाद में जो फेसबुक पोस्ट आई जिसमें कि शुभम लोणकर नाम था शायद, शुभम लोणकर की तरफ से जो सोशल मीडिया पर वो जो पोस्ट आई, उस पोस्ट में के आखिर के 2 लाइन आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा था, जय श्री राम जय भारत। राइट। तो ये लिखकर आप क्या जताना चाहते हैं? तो ये जताना चाहते हैं कि आप एक हिंदू डॉन हैं। जय भारत लिखकर ये जताना चाहते हैं कि आप एक पैट्रियोटिक डॉन हैं। तो ये सारा कुछ एक इमेज बिल्डिंग के तहत किया जा रहा है कि सिर्फ पैसा ही उनका मकसद नहीं है, वो कुछ और मकसद के लिए भी काम कर रहे हैं जो कि पैसे से ऊपर है। पर सर ये मतलब वो पोस्ट जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो बहुत फनी चीज़ लगी, जो लास्ट लाइन आपने कही कि जय श्री राम और जय भारत लिखा था। एक जगह आप जय भारत लिख रहे हैं और एक जगह प्रो खालिस्तानी जो सिस्टम्स है या जो सिंडिकेट्स है उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो मतलब, और आई डोंट नो कि लोग कैसे ये चीज़ देख नहीं पाते, जबकि एनआईए ने क्लियरली कहा है कि वो बब्बर खालसा ग्रुप के साथ में काम करता है, पाकिस्तान से वो वेपन स्मगल कर रहा है।
तो वो कैसे एक देशभक्त डॉन हो जाएगा? ये पता नहीं, सोशल मीडिया पे लोग कहानियाँ भी चला देते हैं एंड शायद इसी का फ़ायदा उठा के डॉन्स हीरोज़ भी बन जाते हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर होता देखिए, है? इसके पीछे ये भी होता है ना कि इस तरह की इमेज बिल्डिंग जो है इन गैंगस्टर्स को रिक्रूटमेंट में भी मदद करती है ना, क्योंकि इस तरह की इमेज बिल्डिंग करके जो एक मनोवैज्ञानिक असर ये वल्नरेबल युवाओं पर डालते हैं, जिनको कि आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। राइट। जैसे कि दाऊद अगर खुद को एक हिंदू डॉन के तौर पर दाऊद एक अगर खुद को समझ लीजिए कि वो अगर मुस्लिम डॉन के तौर पर पेश करता था, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से अपील कर रहा था मुस्लिम युवाओं से, राइट। उनको अट्रैक्ट कर रहा था कि वो उसके गिरोह से जुड़ें। या फिर अगर हम बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, अगर वो इस तरह से मैसेज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है कि आपके युवा जो है हमारे साथ में जुड़ें। उनको एक इमोशनल अपील कर रहा है, एक तरह से करेक्ट। एक इमोशनल संदेश दे रहा है। तो इस तरह की इमेज बिल्डिंग जो है इन गिरोहों को मदद भी करती है रिक्रूटमेंट में, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने में। तो ये तो जो आपने चीज़ कही कि यंग बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें अपने जो सिंडिकेट है, गैंग है, उसमें शामिल करने के लिए एक तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले करता है। जैसे अभी बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो एक आरोपी को पकड़ा गया है, धर्मराज राजेश कश्यप, 18-19 साल का बच्चा है। तो एलिजेडली मतलब कहा तो वही जा रहा है कि ये भी उसी के गैंग से है। एंड एक कहीं ना कहीं पे ये फैक्टर तो आ ही रहा है कि मेरे रिलीजन के लिए, मेरे देश के लिए मैं किसी का मर्डर करने के लिए भी रेडी हूँ। जबकि आई थिंक उसे कुछ 50,000 रुपये ऑफर किए गए थे, जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मतलब सच में ये मतलब फैक्टर प्ले इन करता है कि आपके देश के लिए, आपके धर्म के लिए आप किसी का मर्डर करोगे, या पैसों का ही फैक्टर है पूरा? देखिए, यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा मुंबई अंडरवर्ल्ड के शूटर्स और ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स हैं इनके साथ में। जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के शूटर्स होते थे, तो वो हिस्ट्री शीटर्स होते थे, मतलब जिनका बैकग्राउंड होता था कई सारी हत्याओं का, अपराधों का, जिनकी फाइल बनी रहती थी, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या करता है कि वो इस तरह के लोगों को, जो युवा हैं, जिनका कि कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है या बिल्कुल नहीं है, और जिनको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, जो गलिबल हैं, ऐसे लोगों को वो भर्ती कर रहा है। पैसे भी दे रहा है अच्छे खासे, 50,000 रुपये अगर किसी हत्या के लिए दिए जा रहे हैं, राइट। तो वो भी एक लालच होता है। तो ये टारगेट कर रहा है बेसिकली कम उम्र के युवाओं को, जो कि जिनके दिमाग को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, जिन पे मनोवैज्ञानिक असर डाला जा सकता है, और देश प्रेम के नाम पर या धर्म के नाम पर जो है जिनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, जिनको भड़काया जा सकता है और इस बिना पर साथ में लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ इस पैटर्न पर लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहा है और इस तरह से वो अपने संगठन को बना रहा है। पर सर ये एक चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए लोगों के लिए भी, क्योंकि जब हम अंडरवर्ल्ड की पॉडकास्ट करते हैं या क्राइम पॉडकास्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि इन अ वे यू आर शोइंग द गुड साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें इसे यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि आपके रिलीजन के लिए कभी कोई गैंग्स नहीं बन सकती, राइट? इज़ दैट राइट और रॉन्ग? मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है? इतने सालों तक आपने जो क्राइम कवर किया है, हाँ। रिलीजन इसे सिर्फ लोग एक वो फैक्टर प्लेन करने के लिए ही लाते हैं, या एक्चुअली इसके लिए कुछ एक होता बात है? बताता हूँ मैं आपको, कोई भी गैंगस्टर जो है ना, कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। उनका एक ही मकसद है, पैसा कमाना किसी भी तरीके से। बाकी सारी चीजें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। बाकी सारा मुखौटा होता है, धर्म का मुखौटा पहनकर कि आप देशभक्त डॉन हैं या आप हिंदू डॉन हैं, ये सारा मुखौटा होता है। लेकिन जो लास्ट मकसद होता है इन तमाम गिरोहों का, वो होता है पैसा हासिल करना। जहां पर भी, जिस भी कारोबार में बड़े पैमाने पर पैसा है, चाहे वो क्रिकेट की बैटिंग हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, या फिर होटल का कारोबार हो, जहां पर भी इनको नजर आता है कि बड़े पैमाने पर पैसा है, वहां पर ये जाते हैं। राइट। और ये जो सारी चीजें हैं, धर्म के नाम पर इस तरह से अपनी इमेज बिल्डिंग करना, ये उसी पैसे कमाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं और कुछ नहीं। इसके जरिए वो फुट सोल्जर्स हासिल करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, लेकिन एंड मकसद उनका पैसा हासिल करना ही है।